ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप सब स्टूडेंट्स के पास डायरी अवेलेबल होगी। ओके, आज हमारा टॉपिक था प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे। ठीक है, जो लास्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कौन कौन सी होती हैं, हमने उनको देखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है साइकेट्रिक इलनेस। साइकेट्रिक इलनेस में ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो चेक करना होता है कि हमारे पास जो पहली बार क्लाइंट आया है, वो क्लाइंट पहले भी किसी और साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक्स के पास अपना ट्रीटमेंट करवा तो नहीं चुका। अगर वो करवा चुका है तो फाइनली आपके आपके पास ये होगा कि इसको मल्टीपल डिसऑर्डर तो नहीं है। ऑब्वियसली वो आपके केस में मजीद हेल्प करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आ जाता है फिजिकल इलनेस। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए फिजिकल इलनेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अब ये भी तो देख लें कि फिजिकल इलनेस में हमें क्या लेना देना। अब आपके चोट लगी है, हाथ पे लगी है, पाँव पे लगी है, हमें क्या लेना देना। हमें तो मेन कंसर्न क्या है, आपकी मेंटली हेल्थ से है। लेकिन हमें यहाँ पर भी है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी चोट लगी है, ठीक है, ऐसी बहुत बुरी चोट लगी है, सर पे लगी है या टांग पे लगी है या कुछ भी हुआ है, सर पे खास तौर पे बहुत सेंसिटिव होती है। अगर सर पे लगी है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसमें मेन चीज ये आ जाती है कि अगर सर पे लगी है तो कहीं रॉड तो नहीं डला या स्टिचेस लगे हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल तो नहीं हुआ। हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है साइकेट्रिक इलनेस जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस या फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी तो नहीं आ गई बॉडी में। ठीक है, आपने कई क्लाइंट से ये सुना होगा कि जी पहले तो बिल्कुल ठीक था लेकिन इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये चीजों को भूलने लग गया है। ठीक है, सर में चोट लगी है, खुद से बातें करना शुरू कर दी हैं, बहुत ज्यादा बातें करने लग गया है, भूल भूल जाता है चीजें रख के या उठाकर, या पता ही नहीं चलता कि क्या किया क्या नहीं। सम टाइम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, मतलब अंधा मीन्स इस तरह के समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। या फिर खुद से बातें करने लग जाना, इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। माइट बी पॉसिबल जो फिजिकली इलनेस हुई है या फिजिकल कहीं डैमेज हुआ है तो वहां पे ये इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने उसकी नेचर देखनी है। ठीक है, कि किस नेचर की चोट लगी है, आपके क्लाइंट को किस तरह की चोट लगी है। फॉर एग्जाम्पल रॉड डला है जैसे भी आपको बताया, या खुदा न खास्ता कहीं ट्रैवल कर रहा था और अक्सर आपने देखा होगा बाइक्स पे जा रहे होते हैं तो टांगों पे चोट लगती है और डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। और अब वो समझता है कि मैं बोझ बन गया हूँ, मेरे घर वालों पे मैं बोझ हूँ, मैं कहाँ पहले अच्छे से कमाता था, अब मैं घर पे बैठ गया हूँ। तो मेंटली हेल्थ कितनी ज्यादा डैमेज हुई है, वो सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, नेचर आपने उनसे कंफर्म करना है। नेचर के बाद आ जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हल्की सी चोट लगी है तो ऑब्वियसली वो वीक, विद इन अ वीक और 2 वीक्स में वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है तो ड्यूरेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा किस हद तक डैमेज हुआ था। 6 माह लग गए रिपेयरिंग में, ट्रीटमेंट में, या 7 माह लग गए, ये साल लग गया, या 2 साल लग गए थे। मतलब ट्रीटमेंट प्लान तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो पेन नहीं जाता था। साल लग गया पेन की वजह से, दोबारा से वो डिसेबिलिटी में रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चेंजिंग्स आ गई हैं लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट पे ये आपने देखा होगा कि नॉर्मल पर्सन की बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे सामने है सायरा बची, क्योंकि सबने हैंड रेज़ किए होते हैं तो नाम मुझे शो ही नहीं होता। अच्छा, सायरा है, सायरा फॉर एग्जांपल हमें फीवर हो जाता है, थोड़ा-सा भी फीवर हो जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यार हमें फीवर हो गया है, तो हम ना अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं, या फॉर एग्जांपल इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपने मेडिसिन ले ली, आपने इनटेक की, अच्छा ठीक है, अब मैं ना, पहली बात है आम पर्सन क्या करता है, कम से कम 2 दिन तो खुद को बहुत ज़्यादा समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मियाँ खुद ही ब-खुद ठीक हो जाएगा, बुखार ही तो है ठीक हो जाएगा। 1 दिन ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन जाता है, दूसरे दिन ठीक नहीं हुआ, तो वो तीसरे दिन
जबरदस्ती अपने आप को कहता है अब तो मेरी बस हो गई, 2 रातें 2 दिन हो गए हैं मुसलसल मैं इस तकलीफ में हूँ, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाकर किसी को ट्रीटमेंट मतलब देखता हूँ कि मुझे अब दवाई लाज़मी मिले वरना मैं तो पागल हो जाऊँगा। मुझे तो ये बुखार जो है मेरे सर पे चढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मैं पेन में हूँ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ली, अच्छा जी, अब रात को जो दवाई ली उसने काफ़ी अच्छी दवाई दे दी, जिसके बाद क्या हुआ कि आप काफ़ी फ्रेश फ़ील कर रहे थे। वैसे ही 2 रातों से आप सोए नहीं थे, लेकिन उसकी दवाई खाने के बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। अगले दिन हम क्या करते हैं, अच्छा यार ठीक है, रात को काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ गया, अब क्या करना दवाई लेके मज़ीद? हम छोड़ देते हैं ना, हम अगले दिन दवाई नहीं लेते। या फिर ऐसा करते हैं कि डॉक्टर ने अगर कहा जी आप ये 3 टाइम की दवाई लीजिए और कल आपने फिर लाज़मी आना है। आप ये 2 वक़्त की दवाई या 3 वक़्त की लीजिए, उसके बाद आपने आना है। हम वो 2 टाइम की दवाई खाने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। दोबारा जाना ज़रूरी ही नहीं समझते। माइट बी पॉसिबल डॉक्टर ने अगर आपको बुलाया है, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, जिसको वो चेक करना चाह रहा था, ट्रीटमेंट करना चाह रहा था। तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। हमारा ट्रीटमेंट बीच में रुक गया, हमने लेफ्ट कर दिया। इसी तरह हम दूसरे पर्सन्स को देखें, अगर कुछ भी अल्लाह ना ही करे हो जाए, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम ठीक होने लग गए हैं, हम मेडिसिन्स को स्टॉप कर देंगे। या फिर अगर हम ठीक भी होने लग गए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन पैसे नहीं है, मज़ीद बहुत ज़्यादा महँगाई है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का खर्चा आ जाता है, रोज़-बरोज़ एक टैबलेट जो है वो भी 90 रुपीज़ की आती है और मैंने 3 टाइम खानी है, तो मेरा तो बस हो गया ना काम। मैं तो नहीं मज़ीद कर सकता, मैं तो रह जाऊँगा, मतलब किस तरह करूँगा? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, तो वो ट्रीटमेंट को बीच में ही स्टॉप कर देते हैं। तो आपने लाज़मी अपने क्लाइंट से पूछना है कि ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं? अच्छा, आपने ये देख लिया कि आपका क्लाइंट का ट्रीटमेंट हाफ़ हुआ था, हाफ़ नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आउटकम्स। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है? तो आपने देख लिया कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के बाद आपने आउटकम्स को चेक करना है, कि कैसे आउटकम आए थे। मतलब बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद आउटकम्स कैसे आए? या बीच में खराब हो गया या हाफ़ छोड़ दिया या क्या हुआ, उसके बाद आपने सारी डिटेल लेनी है। अब देखें कि हम एक-एक पॉइंट की डिटेल कैरी कर रहे हैं, अपने पास राइट डाउन कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा कि इन पॉइंट्स को हमने लाज़मी ही लिखना है। ये बाद में भी मैं आपको बताऊँगी कि ये कौन-कौन से इश्यूज़ को क्लियर करते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट जो कि है सिमिलर एपिसोड्स एंड अटैक्स। मैं थोड़ा आहिस्ता बता देती हूँ ताकि आप लोग लिख लें। सिमिलर एपिसोड्स एंड अटैक्स। आप जब मेरे पास आए हैं, ठीक है? आपका जो क्लाइंट आपके पास आया है, आप उनसे पूछेंगे कि जो ये कंडीशन आज आपकी हुई है, इससे पहले कब-कब हुई थी? ठीक है? सिमिलर एपिसोड आपकी कब-कब आई थी? या ऐसा अटैक आपको कब-कब आया था? ओसीडी का अटैक था या फिर आप कह लें कि पीटीएसडी आ जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ जाता है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, जो भी इश्यू था आपके क्लाइंट को, कि ऐसा अटैक आपको पहले तो नहीं आया और पहले आया तो कितने ड्यूरेशन हो चुका है या कितने वीक्स या कितने डेज़ जो हैं वो गुज़र चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपका क्लाइंट फ़ौरन से उठकर आपके पास आ जाता है। बहुत टाइम लेता है, पहले वो खुद को एडजस्ट करता है, क्लियर करता है, उसके बाद आता है। ठीक है? इसके बाद यहाँ तक हो जाता है हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है? फैमिली हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साइकियाट्रिक हिस्ट्री। यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट से कंफर्म करना है कि आपके पेरेंट्स दोनों में से वो दोनों ही अलाइव हैं या डेड हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है या वो जिंदा हैं। अगर वो अलाइव हैं तो इस वक्त उनकी एज क्या है? अच्छा, हम एज पूछ रहे हैं, हमें तो अपने क्लाइंट की एज कंफर्म करनी होती है ना, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट की एज क्या है, वो इम्पोर्टेंट है ना कि ये देखें हम कि जी आपके पेरेंट्स में से किसकी एज क्या है, आपके सिबलिंग्स की एज क्या है, उसका मैटर तो नहीं करता। लेकिन हम क्यों पूछ रहे हैं? आप में से कोई माइक ऑन करके बताना चाहेगा? जस्ट वन पर्सन।
मैम बिकॉज जो ओल्डर एज वाले होते हैं ना, तो वो मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि वो किसी ऐसी डिसीज में होते हैं कि जो उनके बच्चे होते हैं वो उनका ख्याल रख के खुद भी जो है ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैम एक अच्छा, फर्स्ट जनरेशनल ऑफ ऑल, गैप वाला भी वो सीन आ जाता है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ये होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जब हम एज पूछते हैं तो एज से ये क्राइटेरिया हमें मालूम होता है कि इस वक्त इनके पेरेंट्स की क्या उम्र है, मतलब ये कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। बहुत बूढ़े बूढ़े भी होते हैं, ओल्डर एज भी होते हैं, बहुत यंगेस्ट भी होते हैं। तो वहां पे जैसे कि हमें बताया नशरा ने, और सेकंड नाम मुझे शो नहीं हो रहा, ओके, तो इससे ये पता चलता है, साथ में ये होता है स्टेट ऑफ हेल्थ, कि आपके पेरेंट्स की स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है। क्या वो इतने एबल है कि वो आपका ख्याल रख सकें, या ऐसा तो नहीं है कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं। और अगर आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो दैट्स मीन कि आप उनसे अपनी सैडनेस, अपनी परेशानियां बहुत कम शेयर करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, स्टेट ऑफ हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको शेयर कम करेंगे। नहीं यार, मैं अपने पेरेंट्स को इस उम्र में भी दुख दूं। अगर आप पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करें। अगर वो भी नहीं है, अनमैरिड हैं आप, तो क्या होगा, आप उसको अकेले सरवाइव करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर वो कुछ भी अकेले परफॉर्म कर रहा है ना, तो दैट्स मीन कि वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे पर्सोनास को यूज करता है। पर्सोना वर्ड निकला है पर्सनैलिटी से, जिसका मतलब है कि आप अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेते हैं। ठीक है, पर्सोना का मतलब होता है मास्क, जो कि हम अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें बहुत शदीद रोना आ रहा है, इमोशंस है हमारे अंदर ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फेस पे स्माइल है, आंखों में एक अच्छी सी चमक है। क्यों? क्योंकि हमने किसी और को नहीं दिखाना कि हम वीक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करवाते हैं। खासतौर पे अगर लड़कियों की बात की जाए, तो लड़कियों को एक एक ट्रिक होती है कि वो अपने वॉशरूम में जाकर अच्छे तरीके से रो के, बहुत अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करने के बाद फेस को अच्छे से वॉश करके बाहर आ जाती हैं और स्माइल करती हैं। क्यों? क्योंकि हम, खास तौर पे हम ज्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे पास एक सेपरेट जगह नहीं होती जहाँ पे हम अच्छे से जाकर रो लें और उसके बाद हमारी फैमिली के सामने भी ना आए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला चूज करते हैं। लेकिन ये हमारी मेंटल स्टेट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसलिए स्टेट ऑफ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्लाइंट के जो पेरेंट्स हैं उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ अच्छी है। दैट्स मीन, यानी कि आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मतलब ये कि वो आपको हैंडल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उनसे शेयरिंग करते हो, हर चीज क्लियर करते हो, तो आप क्या हो, फ्रस्ट्रेट नहीं रहते। फोर्थ वन आ जाता है एटीट्यूड टुवर्ड द पेशेंट। अब यहाँ पे देखें कि एटीट्यूड टुवर्ड द पेशेंट, बात हो रही है एटीट्यूड की। अब खास तौर पे मैंने ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं जिनके पेरेंट्स में से या तो फादर बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, और बच्चों के साथ उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा हार्श होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ। तो वहां पे इतना हार्श होता है, एक तो ऑब्वियसली घर के वो बड़े होते हैं, आप उनसे वैसे बात करते हुए घबराते हैं। कोई बात करनी हो तो सबसे पहले आप अपनी सिस्टर को, अगर बहुत छोटे हैं सबसे, तो आप क्या करोगे, अपनी बड़ी सिस्टर या अपने बड़े भाई से वो बात शेयर करोगे, फिर वो फर्दर अपनी मम्मा से करेगा, मम्मा से करके वो कन्विंस होके फिर फादर के पास जाती है वो बात। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा आपको ये नहीं पता कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके बाद मुझे जूते ही ना पड़ जाए, अच्छी खासी डांट ही ना पड़ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आहिस्ता 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 कन्विंस करने के बाद उनको बात करोगे। लेकिन आगे से आपके फादर ने या किसी ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वे में बोल दिया, ये बात उसने की थी ना, हरगिज नहीं होगी, बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी, तो बस बात खत्म। अब वो एटीट्यूड आपके पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे पेरेंट्स, खासतौर पे मेरे फादर मुझसे प्यार नहीं करते। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी लाइफ में लास्ट ईयर ही एक क्लाइंट आई, और उनके फादर ने, मतलब उनके फादर का इतना हार्श बिहेवियर था। हालांकि वो सगी औलाद थी, ऐसा नहीं था कि सौतेली थी, लेकिन मसला ये था कि उनकी ना सारी बेटियां ही थी, लास्ट वाली भी बेटी ही थी, जिसकी वजह से सबसे लास्ट वाली के साथ तो वो बहुत ही बुरा सलूक करते थे। आप ये देख लें कि वो बच्ची मतलब 20+ की थी, लेकिन वो क्या करती थी कि वो कहती, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि बचपन से भी अगर कोई चीज आती थी खाने के लिए, तो मेरे फादर मेरे लिए नहीं लाते थे। ठीक है, मेरे फादर मेरे लिए नहीं लाते थे, बाकी
सब बच्चों के लिए ले आते थे। अगर कोई बैग्स आया तो वो भी ऐसे ही करते थे कि सबके लिए बैग्स आए लेकिन मेरे लिए वो नहीं लाते थे। तो मेरी मदर क्या करती थी, चुप करके छुपके से जाके कोई एक और बैग लेके आके कहती थी ये तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिया है, हालांकि मैं जानती थी ऐसा नहीं है। और इस हद तक उस बच्चे को खौफ था कि अगर बाबा आ गए हैं जिस रूम में तो वो उस रूम में नहीं जाती थी, क्योंकि उस रूम में उसको जाने की परमिशन नहीं थी, कि वो चाहता ही नहीं था कि मैं अपने बेटी की शक्ल भी देखूं। ठीक है। इसके बाद उनकी एक और बात थी जो कि मुझे इतनी अजीब लगी, कि अगर फादर रूम में आ गया और उस बच्ची ने ना मतलब कपड़े उठाने के लिए आई, और जैसे ही वो फादर अचानक से उसी रूम में आ गए, अब वो 1.5-2 घंटा अपनी अलमीरा में बंद रही, उसी अलमीरा में अपने आप को उसने बंद कर लिया। तो सोचिए किस हद तक उसका जो एटीट्यूड है वो कितना हार्श होगा। ठीक है। तो वो जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। तो वो 1.5-2 घंटा अलमीरा में बंद रही, तो सोचिए उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। और वो स्किज़ोफ्रेनिक बन चुकी थी, कि हर वो ऑब्वियसली मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और इश्यूज की वजह से वो चीजों को क्लियर नहीं कर पा रही थी कि मैं अब मजीद नहीं कर पा रही। और वो आते 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 ऐसे स्टेज पे आ गई कि उसकी डेथ हो गई। एट द एंड उसकी डेथ हो गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे क्लाइंट्स भी आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है। इसके अलावा आता है डेथ। अगर डेथ हो जाती है फादर में या मदर में किसी की भी, तो उसका आपने ये चेक करना है कि उनकी एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई। यानी कि यंगेस्ट एज में तो नहीं चले गए थे, यंगेस्ट एज में डेथ हो गई थी, या किस उम्र में हुई थी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है पेशेंट्स एज एट द डेथ ऑफ, कि पेशेंट की क्या एज थी जिस टाइम उनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई है। यहाँ पे पेशेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप में से कोई बताना चाहेगा जो माइक ऑन कर सके जस्ट। यस मैम मैम। मैम चल रही थी कि जैसे जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है तो अगर उसमें सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो वो तब से तो नहीं शो हो रहे, उनकी डेथ के बाद से, तो इस वजह से। ओके, थैंक यू मोमना। मैम नेक्स्ट नशरा कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बोलें। समटाइम मैम लाइक अगर किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसमें ये होता है कि यंगेस्ट एज के अंदर उन बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं, लाइक पूरी फैमिली को संभालना, और ये चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाती हैं, अपनी लाइफ नहीं वो हैंडल कर पाते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अगर पेशेंट की क्या उम्र थी, क्या एज थी उस वक्त जब उनके पेरेंट्स में से किसी की भी डेथ हुई। अब आप देखें एक पर्सन की, छोटा है, भाई है या बहन है, कोई भी है, अब वो देख रहा है कि मैं अपनी फैमिली में तो बड़ा हूँ। ठीक है। अब वो कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता उनके फादर की डेथ हो गई है, लाइफ जो भी उनकी स्टार्ट हुई थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसे अर्जेंट बेस पे कोई ना कोई काम ढूंढना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। घर में एक माँ है, बहनें हैं और भाई हैं जिनके लिए उसने जाना है। फटाफट कहीं ना कहीं से तो अरेंज करनी है जॉब। अब वो जॉब के लिए कोई छोटी मोटी जॉब कर लेगा, कुछ भी करेगा, उसके बाद उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फैमिली इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। और जो जितनी भी अच्छी फैमिलीज हों, जितनी भी अच्छी फैमिलीज हों, वो आकर आपकी लाइफ में ये नहीं कहती कि जी हम आपका साथ देते हैं। ऐसे मोड पे आके आपको लेफ्ट कर जाती हैं कि जी अब आप खुद जाने, आपको, हमें नहीं मालूम आप कौन हो। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, बस एक इंसान अकेला रह जाता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चे, ये क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं काइंडली मुझे बताइएगा। ओके, नेटवर्क इशू आ रहा है। चलें ठीक है, काइंडली आप हैंड डाउन कर लें। ठीक है। ओके, बैक टू द टॉपिक। बात चल रही थी डेथ की। तो डेथ की आपने चेक करना है कि उस पर जिम्मेदारियां तो नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ऐसा नहीं है कि उसकी इनर जो फीलिंग्स थी, इनर इमोशंस थे वो खत्म हो गए हैं। अब उसने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है अपने बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी उन्होंने खुद नहीं पढ़ा लेकिन अपनी बहन भाइयों को पढ़ाया है या कुछ भी किया है। लेकिन जब वो इस एज में आएंगे तो वो शुरू से ही थोड़े सख्त होंगे, थोड़ा बिहेवियर हार्श होगा। कभी आप ऐसे लोगों को देखें कि जी छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो उनका एक बिहेवियर अलग ही होगा। वो बहुत ज्यादा हार्श बिहेवियर से कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ओके, बस ठीक है आप जाएं, मुझे पता है सब लोगों का। क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में ही लोगों को समझना शुरू कर दिया। उसने विदाउट साइकोलॉजी को पढ़े ही साइकोलॉजी पढ़ ली, लोगों की साइकी को अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है। तो यहाँ से भी मेंटल हेल्थ स्टेट का काफी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है साइकेट्रिक इलनेस में एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास डायरी अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी उसको हम कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने एपिलेप्सी के क्लाइंट्स को कभी देखा है? काइंडली बच्चे आप लोग हैंड डाउन कर लें ताकि मुझे उनका आइडिया हो जाए, जो कि जिन्होंने देखा होगा। आप में से किसी ने भी एपिलेप्सी के क्लाइंट को डील किया हो या देखा हो? ओके, काइंडली माइक ऑन कर दें अगर आप में से कोई कर सकता है। माइक ऑन करके बताइएगा कि कैसे क्लाइंट्स थे वो। स्टूडेंट्स वेट किया जा रहा है क्या? मैम काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें एपिलेप्सी की इलनेस को। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। मैम एपिलिप्सी जैसे मिर्गी के दौरे कहते हैं, इनको झटके लगते हैं, सीजर्स अटैक आते हैं और जी बिल्कुल। मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल जैसे ना स्ट्रेट लेट जाते हैं नीचे और ऐसे इनके बाजू बड़ी बड़ी शेक करना शुरू हो जाती है और जोरदार झटके आ रहे होते हैं इनको और बहुत इनकी हालत बुरी होती है। मैंने अपनी आंखों से जो थोड़ा बहुत देखा हुआ वो बता रही हूँ आपको, भाई डील नहीं मैंने इससे किया। ओके, अच्छा फॉर एग्जांपल आप अपनी एक माइक ऑफ कर दिखाएंगे, थैंक ओके, थैंक यू बच्चा। मेन चीज ये है कि अगर आप एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैठे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सेटअप है या फिजिकल, खासतौर पे फिजिकल सेटअप है आपका, आप वहां पर बैठे हैं, आपके पास एक क्लाइंट आ गया है और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी इसको एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आप कहते हो कि नहीं ये तो मेरा केस है ही नहीं, मुझे तो इसको साइकेट्रिक्स को दिखाना चाहिए, लेकिन उसको उसी टाइम ही अटैक आ गया, ठीक है, उसको उसी टाइम बहुत बुरा अटैक आ गया और एपिलेप्सी के उसको झटके लगने लगे। आप क्या करोगे, कैसे डील करोगे? अब ऐसा तो नहीं करोगे फटाफट इसको उठाओ 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 इसको उठा के ले जाओ, या मेरा काम नहीं है। ऐसा तो अनएथिकल भी लगेगा ना, बहुत बुरा भी लगेगा और बहुत वियर्ड भी लगेगा। यार इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, हम कैसे एक इंसान जो इतनी तकलीफ में है उसको फौरन से उठाकर भेज दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर अर्जेंट बेस पे नहीं भेजते तो हो सकता है उसका कोई भी ट्रीटमेंट हो जो कि मिस हो जाए और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। आप दोनों साइड से सोच के फंस गए हो, क्योंकि हमें तो फर्स्ट एड कभी किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है। तो मेन चीज क्या आ जाती है जब एपिलेप्सी के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है क्वेश्चन, बस आप ये पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं टाइम देती हूँ आपको 15 मिनट्स का, आप वहां पे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट वेट कर लें, बस ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट एड अपने क्लाइंट को देनी है। फर्स्ट एड के लिए क्या होगा, मेन चीज क्या आ जाती है? अब आप कह रहे हो कि ना मुझे इसको कुछ ना कुछ तो देना ही है ना, मैं इसको कुछ ना कुछ तो दूं ताकि ये कुछ बेहतर हो सके, अपने इसकी कंडीशन ठीक हो जाए। तो आप में से कौन कौन पानी पिलाना चाहेगा ऐसे पेशेंट को? हैंड रेस कीजिएगा जो पानी देना चाहे। माइक ऑफ कर ले से। थैंक यू। ओके, आप लोग उसको पानी देना चाहेंगे, ऑब्वियसली आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, आप कहोगे कि नहीं पानी देना चाहिए। और थैंक यू बच्चा, आपने कहा कि पानी नहीं पिलाते, दैट्स गुड, दैट्स गुड। पानी नहीं पिलाते, हम अपने क्लाइंट को पानी नहीं देते, ठीक है। ओके, अच्छा, अब एकदम से वो गिर रहा है तो सर पे चोट लग सकती है, बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है, तो आप क्या करोगे? तकिया देना पसंद करोगे? कोई भी उठा के पिलो देना पसंद करोगे? ऑब्वियसली वो नीचे गिरेगा, उसका सर भी तो फट सकता है ना। अब वो अनकॉन्शियस बिहेवियर में गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आया और वो पहले जगह ढूंढे कहाँ पे गिरना है फिर वहां पे जाके गिरे, नहीं। हम क्या करेंगे, पिलो देना पसंद करेंगे उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। यस मैम, हम पोजीशन में एटलीस्ट लेके जाएंगे। एलिवेट करेंगे उनकी लेग्स को ताकि जी उनको जो रुकी है ना वो मूव करना शुरू हो जाएगा हाथ की तरफ। कर सकते जस्ट वन हैं। सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। आप ऐसा करें, फर्स्ट हमारे साथ जो रेहाना, मुझे नाम शो हो रहा है, दूसरी बच्ची का नहीं हो रहा। रेहाना पहले आप बता दें,
ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं उनका बता देती हूँ जो दोबारा कर रही हूँ, ताकि वन बाय वन हो जाए क्वेश्चन। जी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि हम एज सच तो अगर उनको हम फर्स्ट एड नहीं दे सकते तो हम उनको फर्स्ट एड के तौर पे यही कर सकते हैं ना कि उन्होंने तो देख के नहीं गिरना, वो तो नहीं देखेंगे ना कि पीछे क्या है क्या नहीं, तो हम उसको पिलो दे सकते हैं, उसको एक जो है ना वो कंफर्टेबल प्लेस पे मूव करवा सकते हैं। रेहाना, अगर मैं कहूँ कि ये गलत है तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं मजीद आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करती, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन लाजमी करती हूँ ये वाले, लेकिन टाइम हमारा जा रहा है। तो मेन और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम अपने क्लाइंट को ना तो पिलो देंगे किसी भी सूरत, हो सकता है पिलो देने के बाद आप उसकी डेथ की वजह बन जाएं, मैं आगे बताती हूँ कैसे। ना हम उसको पानी पिलाएंगे, माइट भी पॉसिबल उसके दिमाग को पानी चढ़ जाए और वहां पे भी उसकी डेथ हो सकती है। कुछ ना कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों पाँव को सहलाने लग जाते हैं, भाई उसके हाथ पाँव टेढ़े हो रहे हैं, ठीक है, मुंह से झाग निकल रही है, कोई उठाएगा टिश्यू उसकी झाग साफ करेगा, कोई कहेगा आप जमजम ले आओ उसको पानी पिलाओ। क्यों? क्योंकि आप देखिए गाँव में अगर खुदा न खासा किसी को ऐसा हो जाए तो वो ऐसे एक्ट परफॉर्म करते हैं और फिर बाद में अल्लाह नहीं करे डेथ भी हो जाती है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, उसके हाथों को बहुत जोर से मूव करते हैं कि जी हाथ खुल जाए, और हाथों को रब करना शुरू कर देते हैं, पाँव को खोलने लगते हैं, पाँव को रब करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो आपके कैबिन में है या आपके रूम में है तो आप उसको वहां पर छोड़ के चले जाएंगे। माइट बी पॉसिबल आप ये सोचे होंगे कि जी मैम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं, एक इंसान को जिसको एपिलेप्सी का अटैक हुआ है उसको हम छोड़ दें और अपने रूम से बाहर निकल जाएं। आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा, माइंड ये सोच रहा होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारी नजर में रहे वो, तो आप उसको अपने देखें, लेकिन कोशिश करें कि वो आपकी नजर में ना हो, मतलब उसको आप नजर ना आ रहे हो। कोशिश करें कि आपकी नजर से वो, मतलब वो उसकी नजर से आप दूर रहें, हाइड हैं, आपको नजर ही नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे आपको कहूंगी कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई चोट लग जाती है, ठीक है, जस्ट ठीक है, आप ये देखें कि उस इंसान को कोई चोट लग गई है, तो नॉर्मल पर्सन की बात करती हूँ मैं, ठीक है, काइंडली हैंड डाउन कर लें ताकि मुझे आपके नाम शो हों। और चोट लग गई है बहुत गहरी, हम क्या करेंगे, अगर हम अपने पेरेंट्स के घर होंगे या मामा सामने होंगे तो हम उस कट को कितना शो करेंगे, और इतना मम्मा इतना दर्द हो रहा है, मम्मा देखो ब्लड निकल रहा है। खासतौर पर फीमेल्स हम ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, इमोशनल भी होती है, सेंसिटिव भी होती है, हम क्या करती हैं, मम्मा देखिए इतना चोट लग गई है, मैं तो आज के आटा नहीं गूंदने वाली, मैं तो ये काम नहीं करने वाली। जस्ट 1 सेकेंड।